क्या आप मौत के सामने खड़े होकर मुस्कुरा सकते हो? क्या एक अकेला आदमी 100 खतरनाक योद्धा को हरा सकता है? क्या एक मामूली सा फ्रूट सच में सुपर पावर भी दे सकता है? एक छोटी सी टोली निकल पड़ती है एक खजाने की तलाश में, जिसे हम वन पीस के नाम से जानते हैं। मगर ये रास्ता उतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस टोली का सामना बहुत से खतरनाक पायरेट्स होने वाला है। अब क्या ये उन सब से बचकर उस खजाने तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये तो हमें वीडियो के आगे ही पता चलेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारी वन पीस सीरीज का चौथा पार्ट होने वाला है। इससे पिछली वीडियोस देखने के लिए ऊपर कोने में आई बटन शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पुरानी वीडियोस भी देख लो, जिससे कहानी और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो एक बार उन्हें भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मरीन ऑफिसर की बुरी तरह से पिटाई होते हुए देखते हैं। लेकिन इन्हें मारने वाला कोई आम लुटेरा नहीं, बल्कि एक नया और खतरनाक ग्रुप है जिसका नाम है बरूक वर्क्स। अब ये कोई आम लुटेरे नहीं है, बल्कि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एजेंट को उनकी ताकत के हिसाब से नंबर और डेज ऑफ वीक के नाम दिए जाते हैं। जैसे कि ये पीली ड्रेस वाली लड़की, इसका नाम है मिस वैलेंटाइन, और इसके साथ ये कोट वाला आदमी है, इसका नाम है मिस्टर फाइव। इनका मिशन यहाँ पर सिर्फ मार पिटाई नहीं, बल्कि इस पूरी जगह पर कब्जा करना है। उसने एक ऐसा डेविल फ्रूट खाया है जिससे वो कहीं भी अपने हाथ निकाल सकती है। वो एक मरीन ऑफिसर से पूछताछ कर रही होती है, क्योंकि बरूक वर्क्स के टॉप एजेंट नंबर 7 की वहाँ पर लाश थी, और इसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रोरो नोआ जोरो था। खैर, इन्हें पता चल जाता है कि नंबर 7 को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रोरो नोआ जोरो है। अब बरूक वर्क्स को बदला चाहिए। जब ऑफिसर बताता है कि जोरो और उसकी टीम ग्रैंड लाइन की तरफ निकल पड़ी है और उनका कप्तान मंकी डी लूफी है, जिसके सर पर भारी भरकम इनाम है, तो रॉबिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। शायद उसे एक नया शिकार मिलने वाला है। खैर, कहानी शिफ्ट होती है हमारे मेन हीरोज पर। जहाज के अंदर सांजी अपने लाजवाब खाने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं पे ओसोप जहाज का पूरा ध्यान रख रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ग्रैंड लाइन का रास्ता बहुत लंबा है और इनके पास खाना पीना बिल्कुल खत्म होने वाला था। अब आगे का प्लान बनाने के लिए ये लोग नामी के पास जाते हैं। अब शिप पर खाना खत्म हो रहा था, इसीलिए नामी एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि ग्रैंड लाइन में दाखिल होने से पहले इन्हें एक आखिरी आइलैंड पर रुकना होगा, जहां पर रुककर जरूरी सामान लिया जाएगा। लेकिन उसोप हमेशा की तरह डर रहा था। वहीं पर लूफी तो बस खाना और एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जोरो को चाहिए थी कुछ तलवारें, क्योंकि जब उसकी लड़ाई मिहोक से हुई थी तो उसकी 2 तलवारें टूट गई थी, और तभी से वो सिर्फ एक ही तलवार का इस्तेमाल कर रहा था। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जोरो के पास हमेशा 3 तलवार रहती है, इसीलिए वो इस आइलैंड से 2 और नई तलवारें लेगा। ये लोग जिस आइलैंड पर रुकने वाले होते हैं उसका नाम होता है लॉक टाउन। ये वही जगह है जहां पर आज से 22 साल पहले लुटेरों के बादशाह गोल्ड रोजर को फांसी की सजा दी गई थी। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फांसी से पहले गोल्ड रोजर से मिलने वाइस एडमिरल गार पाया था। दोनों को देखकर ये लग रहा था कि ये सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि पुराने दोस्त भी हैं। रोजर को पता था कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए वो गार से एक वादा लेता है। वो कहता है, मेरा एक बेटा है, मेरे गुनाहों की सजा उसे मत देना, उसे दुनिया से बचा लेना। गार पहले तो मना करता है, लेकिन रोजर को पता है कि गार पे एक अच्छा इंसान है और उसका दिल बिल्कुल साफ है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। स्ट्रॉ हैट की टोली लॉक टाउन पहुंच चुकी है। सब अलग अलग काम के लिए निकल जाते हैं। अब सांजी को खाने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन जब जोरो तलवारों के लिए पैसे मांगता है तब नामी उसे पैसे तो दे देती है, लेकिन भारी भरकम ब्याज पर। बेचारा जोरो वो बड़े बड़े दुश्मनों से अकेला लड़ लेता है, लेकिन नामी के आगे इनमें से किसी की नहीं चलती। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ मजा नहीं बल्कि एक खतरा भी छुपा है। याद है पिछले सीजन के अंत में एक आदमी जो सिगरेट पी रहा था और फिर वो लूफी का पोस्टर जलाता है? उस आदमी का नाम होता है कैप्टन स्मोकर। वो इस आइलैंड पर आने वाले एक भी लुटेरों को जिंदा नहीं छोड़ता, और अब उसकी नज़र पड़ जाती है हमारे प्यारे लूफी पर। खैर, दूसरी तरफ मार्केट में नामी अपने लिए नेविगेशंस की बुक्स ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसका सपना है इस पूरी दुनिया का नक्शा बनाना। इधर हमारा उसोप हमेशा की तरह डरपोक बना हुआ है। लूफी पर लगे इतने बड़े इनाम की वजह से वो चश्मे ट्राई करता है ताकि उसे कोई पहचान न सके,
इसी बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड काया को कॉल करके अपनी लंबी लंबी कहानियां सुनाना शुरू कर देता है, वही पुरानी फेको कप्तान उसोप की कहानियां। लेकिन असल ड्रामा शुरू होता है जोरो के साथ। रास्ते में वो एक लड़की से टकराता है जिसका नाम तशीगी है। अब जोरो उसे देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बचपन की दोस्त कुइना जैसी दिख रही थी। तशीगी भी एक तलवारबाज है और वो दोनों एक तलवार की दुकान पर पहुंचते हैं। जोरो के पास पैसे कम थे तो दुकानदार उसे कबाड़ तलवार दिखाता है, लेकिन तभी उस दुकानदार की नज़र जोरो की सफ़ेद तलवार पर पड़ती है। ये वही तलवार है जो जोरो की दोस्त मतलब कुइना की थी। अब दुकानदार समझ जाता है कि ये एक लेजेंडरी तलवार है। वो लालच में आकर जोरो को उसकी तलवार के बदले पैसे देने का ऑफर देता है, लेकिन जोरो मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर तशीगी बीच में आ जाती है और बताती है कि इसकी कीमत लाखों करोड़ों बैरीज है, और यहीं पर दुकानदार का प्लान फ्लॉप हो जाता है। तभी जोरो कबाड़ के बीच से एक पुरानी तलवार ढूंढ कर निकालता है, लेकिन तशीगी और शॉपकीपर दोनों उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो एक श्रापित तलवार है। कहा जाता है कि इसका जो भी मालिक बनता है उसकी मौत बहुत जल्द हो जाती है, लेकिन जोरो तो खतरों का खिलाड़ी है। वो डरता नहीं बल्कि कहता है चलो देखते हैं मेरी किस्मत ज़्यादा बड़ी है या फिर इस तलवार का श्राप। और एकदम से वो तलवार को हवा में उड़ा देता है और अपना हाथ तलवार के आगे ले आता है। सब ये देख रहे होते हैं, लेकिन वो तलवार जोरो के हाथ को छूकर सीधा नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर खरोंच तक नहीं आती। जोरो का ये हौसला देखकर दुकानदार इम्प्रेस हो जाता है। वो अपनी दुकान की सबसे पुरानी और कीमती तलवार लाता है और जोरो को गिफ्ट देता है। जोरो पहले तो मना करता है, लेकिन जब दुकानदार कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारे जैसा तलवारबाज नहीं देखा और तुम एक सच्चे योद्धा हो और तुम्हारे पास ये तलवार काफ़ी अच्छी लगेगी, तब जाके जोरो उन तलवारों को रख लेता है। और इसी तरह से जोरो का यहाँ पर एक भी पैसा खर्च नहीं होता और उसके पास अब 2 नई तलवारें आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में एक अनाड़ी चोर नामी को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन नामी उसे ही लूट लेती है। तब नामी उसे एक सलाह देती है, किसी ऐसे को लूटो जो यहाँ पर नया हो और थोड़ा बेवकूफ़ हो। बेचारा चोर नामी की बात मानकर अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे मिलता है हमारा भोला भाला लूफी। मतलब अब वो नामी के कहने पर हमारे लूफी को ही लूटेगा। लूफी पूरे शहर में पागलों की तरह वो जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर गोल्ड रोजर को फांसी दी गई थी। अब वो चोर उसे एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म तक ले जाता है, बस यही सोचकर कि वो लूफी से पैसे ठगेगा। लेकिन लूफी के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। ये वही जगह है जहाँ से द ग्रेट पायरेट एरा शुरू हुआ था और लूफी के लिए ये पल काफ़ी इमोशनल होता है। लेकिन तभी मजाक किरकिरा करने के लिए वहाँ आ जाता है हमारा पुराना दुश्मन बगी द क्लाउन। याद है सीजन 1 में लूफी ने इसे कैसे धोया था। बगी अब अपना बदला लेने वापस आ गया था और इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ होती है अलविदा। पिछले सीजन वाली अलविदा अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। उसने भी डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से उसकी स्किन इतनी चिकनी हो गई है कि कोई भी अटैक उस पर से फिसल जाता है। लूफी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अलविदा की ताकत की वजह से वो नाकाम हो जाता है। इधर कैप्टन स्मोकर और तशीगी को खबर मिलती है कि एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म पर हंगामा हो रहा है। उन्हें पता चल जाता है कि लुटेरे इकट्ठा हो रहे हैं। तशीगी जो कि खुद एक मरीन ऑफिसर है, अब वो स्मोकर के साथ मिलकर उसी तरफ निकल पड़ती है। अब इधर नामी, उसोप, सांजी और जोरो एक जगह पर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका कैप्टन लूफी नहीं होता। नामी और बाकी की टोली को समझ आ जाता है कि लूफी पक्का किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। अब वो बिना वक्त गवाए सारा सामान वहीं पर छोड़कर भागते हुए उसी प्लेटफॉर्म की तरफ निकल जाते हैं जहां पर गोल्ड रोजर को मारा गया था। उन्हें पता था कि उनका कैप्टन उन्हें वहीं मिलेगा। खैर दूसरी तरफ बगी और अलविदा ने पूरा तमाशा खड़ा कर रखा था। उन लुटेरों ने लूफी को एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया। बगी अपनी तलवार निकालता है लूफी को खत्म करने के लिए, लेकिन लूफी वो डर के मारे रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। वो पूरी दुनिया के सामने चिल्लाता है, मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा लुटेरों का बादशाह। वहाँ खड़ी भीड़ और स्मोकर दंग रह जाते हैं। मौत के इतने करीब होकर भी कोई हंस कैसे सकता है। और बिल्कुल गोल्ड रोजर की तरह लूफी भी मौत को देखकर हंस रहा था। जैसे ही बगी तलवार चलाने वाला होता है, मानो किस्मत या शायद कोई और ताकत पलट जाती है।
अचानक आसमान से एक भयानक बिजली गिरती है। बगी को जोर का झटका लगता है और पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े धमाके के बाद भी लूफी को एक खरोच तक नहीं आई। अब क्या ये सब कुछ एक लक था या फिर किस्मत खुद एक लुटेरों का बादशाह चुनना चाहती है। हंगामा शुरू हो जाता है और स्ट्रॉ हैट की टोली वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनका रास्ता रोकने आती है तशीगी। वो गुस्से में थी क्योंकि उसे लगा था कि जोरो एक महान योद्धा है, लेकिन वो तो एक बदनाम पायरेट निकला। जोरो बाकी की टोली को आगे भेज देता है और तशीगी का अकेले सामना करता है। दोनों के बीच तलवारों की फाइट शुरू होती है। तशीगी गुस्से में है, लेकिन जोरो उसे दिखा देता है कि असली योद्धा कौन है। वो तशीगी को हराकर उसकी जैकेट में उसी की तलवार अटका देता है। वो उसे समझाता है कि तलवार एक हथियार नहीं, एक जिम्मेदारी है। जोरो वहां से निकल जाता है और तशीगी हैरान रह जाती है, लेकिन लूफी और सांजी जैसे ही निकलने वाले होते हैं उनका रास्ता रोक लेता है कैप्टन स्मोकर। दरअसल स्मोकर ने भी एक डेविल फ्रूट खाया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी स्मोक मतलब धुएं में बदल सकती है। अब सांजी उसे अपनी एक किक मारता है, लेकिन उसकी किक धुएं के आर पार हो जाती है और स्मोकर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब लूफी अपने पंचेस मारने लगता है, लेकिन वो सब धुएं के आर पार निकल रहे थे और हमारा लूफी उसे छू तक नहीं पाया। जब स्मोकर ने लूफी को जमीन पर पटक दिया और उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार निकालने वाला था, तभी एंट्री होती है एक अजीब से आदमी की। एक भयानक तूफान उठता है और वो आदमी स्मोकर का हाथ पकड़ लेता है। स्मोकर जैसे ही उसे देखता है वो हैरान रह जाता है और यहाँ पर स्मोकर की ताकत भी उसके सामने कुछ नहीं लग रही थी। अब वैसे तो उस आदमी को लूफी भी नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन मुझे पता है कि ये आदमी कौन है। चलो मैं तुम्हें इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है मंकी डी ड्रैगन। खैर, इस मौके का फायदा उठाकर लूफी वहां से भाग निकलता है और पूरी स्ट्रॉ हैट की टोली अपनी शिप पर मतलब गोइंग मैरी पर पहुंच जाती है। उन्होंने लॉकडाउन का खतरा तो पार कर लिया था, लेकिन दुश्मन अभी भी पीछे है। दूसरी तरफ हार से परेशान होकर तशीगी एक बार में बैठी होती है, जहां उसे मिलती है रोबिन। रोबिन उसे एक ऑफर देती है अपनी टीम ज्वाइन करने का और बरूक वर्क्स में शामिल होने का। अब क्या तशीगी अपनी मरीन की नौकरी छोड़कर इनके साथ मिल जाएगी, ये तो आगे ही पता चलेगा। तभी इस बार में कैप्टन स्मोकर भी पहुंच जाता है और रोबिन अचानक वहां से गायब हो जाती है। अब स्मोकर बताता है कि वो लुटेरों से इतनी नफरत क्यों करता है। बचपन में उसने गोल्ड रोजर को इसी जगह फांसी चढ़ते हुए देखा था और जब वो मौत के बिल्कुल करीब था तो वो हंस रहा था और उसका सपना यही था कि लुटेरे हमेशा इस दुनिया में बने रहे। इसीलिए मरने से पहले उसने सबको अपने खजाने के बारे में बताया और तभी से स्मोकर ने कसम खाई कि वो हर उस लुटेरों को खत्म कर देगा जो गोल्ड रोजर की तरह बनना चाहता है। और जैसे लूफी भी मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन वो हंस रहा था। अब क्या लूफी ही अगला लुटेरों का बादशाह बनेगा या नहीं, ये सवाल स्मोकर को अब परेशान कर रहा था। अब एपिसोड के एंड में हम देखते हैं हमारी टोली को जो समुद्र की लहरों के साथ चल रही थी। वो सभी लोग अब रिवर्स माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे। यही वो रास्ता है जो उन्हें ग्रैंड लाइन के अंदर ले जाएगा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसके सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। अब तक हमारी स्ट्रॉ हैट की टोली ग्रैंड लाइन की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि उनके सामने रिवर्स माउंटेन खड़े हैं। ये कोई मामूली से पहाड़ नहीं है। नामी सबको समझाती है कि यहाँ चारों समुद्र का पानी एक साथ मिलता है जो ग्रेविटी को मात देता है, क्योंकि ये सारा पानी ऊपर की तरफ बहता है। मतलब इन्हें अपनी शिप को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना होगा। सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन यही तो मजा है। अब लूफी और सांजी को नामी के ऊपर पूरा भरोसा होता है, हालांकि नामी खुद चाहे ये पहली बार क्यों ना कर रही हो। अब जैसे ही शिप ऊपर चढ़ना शुरू करती है, माहौल एकदम डरावना हो जाता है। उनके चारों तरफ टूटे हुए जहाज का कबाड़ दिख रहा होता है और यही निशानी होती है उन पहले पायरेट की जो कि ग्रैंड लाइन में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हुए और उनके जहाज टूटकर इसी समुद्र के अंदर रह गए। खैर, ये रास्ता इतना पतला है कि एक गलती और सब खत्म। तभी एक बड़ा हादसा होता है। तेज झटकों की वजह से गोइंग मैरी का स्टीयरिंग व्हील टूट जाता है। अब बिना स्टीयरिंग के शिप सीधा चट्टानों से टकराने वाली थी। सबको लगने लगा कि कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन तभी लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और साइड की चट्टानों को पकड़कर जहाज को मोड़ देता है।
अब फाइनली वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके होते हैं। नज़ारा देखने लायक था, एक ऐसा समुद्र जो आसमान को छू रहा था। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। शिप अब रॉकेट की स्पीड से नीचे गिरने लगती है, लेकिन नीचे कोई चीज़ उनकी शिप से भी बड़ी होती है जो कि उनके सामने खड़ी थी। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे आगे दीवार हो, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये कोई दीवार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल मछली है। और तभी वो जाइंट व्हेल अपना भयानक मुंह खोलने लगती है और सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो जाती है। लूफी अपने हाथ लंबे करके उस व्हेल को रोकने की कोशिश करता है और वो शिप से हट जाता है और पूरी की पूरी शिप व्हेल मछली के पेट के अंदर चली जाती है। अब जब लूफी की आंख खुलती है, वो खुद को रिवर्स माउंटेन के किनारों पर अकेला पाता है। उसके सामने वही व्हेल मछली होती है जिसका नाम लबून है। अब पागलपन में लबून अपने सिर को रेड लाइन की दीवारों से बार बार टकरा रही थी। लूफी चिल्लाता है, उसे ललकारता है कि मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लूफी ने एक डेविल फ्रूट खाया था। अगर वो पानी में गया तो वो डूब जाएगा और व्हेल तो पानी से बाहर आ नहीं सकती, तो इनकी यहाँ पर फाइट होना तो मुश्किल है। तभी एंट्री होती है एक अजीब से बूढ़े आदमी की। वो एक बड़ा सा इंजेक्शन लोड करता है और सीधा लबून को शूट कर देता है। ये कोई जहर नहीं बल्कि एक बेहोशी की दवा थी। ये दादाजी और कोई नहीं बल्कि क्रोकस है, जो वहाँ के लाइट हाउस की देखभाल करते हैं। लूफी जब उनसे अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो क्रोकस बोलता है वो तो कब के मर चुके होंगे। लेकिन हमारा लूफी इतनी आसानी से हार मानने वाला थोड़ा ही है। उसे पता है कि उसकी टोली इतनी कमजोर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ व्हेल के पेट के अंदर नामी, ज़ोरो और बाकी सब जिंदा है, लेकिन वो व्हेल के पेट के अंदर फंस चुके हैं। उन्हें जल्द से जल्द अपना जहाज गोइंग मैरी को ठीक करना होगा, तभी ये सब बाहर निकल पाएंगे। खैर, खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता। लॉकडाउन से कैप्टन स्मोकर और तशीगी ने भी अपनी शिप निकाल ली और वो भी लूफी को पकड़ने के लिए ग्रैंड लाइन जाना चाहते हैं। खैर, अब लॉकडाउन में तशीगी डर रही होती है कि बिना परमिशन के ग्रैंड लाइन जाना मुश्किल है, लेकिन कैप्टन स्मोकर रूल्स की परवाह नहीं करता। तभी वहां पर एंट्री होती है वाइस एडमिरल गार्प की। उसके साथ में कोबी और हेलमैपो भी थे। गार्प और स्मोकर अकेले में बात करते हैं, जहां स्मोकर एक हैरत अंगेज बात बताता है। लूफी मौत के सामने बिल्कुल गोल्ड रोजर की तरह हंस रहा था। गार्प को पता है कि लूफी उसका पोता है, लेकिन वो स्मोकर को रोकने की कोशिश नहीं करता। गार्प एक बड़ा राज खोलता है, एलाबास्ता की प्रिंसेस वीवी गायब है और दुनिया में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब बरूक वर्क्स सामने आ रहे हैं, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। मरीन के लिए अब सिर्फ लूफी ही नहीं बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी एक बड़ा खतरा है। इधर लूफी भी जिद पर अड़ा है कि उसे अपने दोस्तों को बचाना होगा। वो क्रोकस का बंद दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। क्रोकस पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन लूफी का जज्बा देखकर वो उसे लबून के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता है। इसी बीच शिप ठीक करने के लिए सांजी और उसोप पुराने जहाजों के कबाड़ में से सामान ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ हर तरफ व्हेल मछली के पेट का एसिड पड़ा होता है जो सब कुछ गला रहा था। उन्हें एक लाश दिखती है जिसके नीचे जहाज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब उन्हें वो पार्ट निकालना होगा, लेकिन तभी वो लाश अचानक जिंदा हो जाती है। ये कोई भूत नहीं बल्कि एक नया दुश्मन मिस्टर 9 है, जो अपने मेटल बैट से उन पर हमला कर देता है। वो कहता है तुम्हारा जहाज एक नंबर का है, लेकिन वो अब हमारा हुआ। सांजी उसे अपनी लातों से धूल चटा देता है। वहीं पर दूसरी तरफ नामी परेशान है क्योंकि उसका कंपास यहाँ काम ही नहीं कर रहा था। ज़ोरो एक अजीब सा प्लान बनाकर वहाँ आता है। वो एक बड़ा सा डंडा लेकर लबून के पेट को छेड़ेगा, जिससे लबून छींक मारेगी और इनका ये जहाज बाहर आ जाएगा। हालांकि ये प्लान तो बिल्कुल बकवास था, लेकिन ज़ोरो इस पर काफी काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही ज़ोरो वहाँ से जाता है, नामी पर एक लड़की अटैक कर देती है। उस लड़की का नाम मिस वेडनेसडे था। ये दोनों ही बरूक वर्क्स के एजेंट थे। उसने नामी को होस्टेज बना लिया था और वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी सांजी और उसोप वहाँ आ जाते हैं और उनके कब्जे में मिस्टर 9 था। और अब ये दोनों मतलब मिस्टर 9 और मिस वेडनेसडे पकड़े जा चुके हैं। वही बाहर क्रोकस लबून को बेहोश करने की दवा तैयार कर रहा था। जब लूफी पूछते हैं कि वो लबून को दर्द क्यों दे रहा है, तब क्रोकस एक सच्चाई बताता है। लबून पागल नहीं, बस वो दुखी है।
वो हर दिन अपना सर रेड लाइन की दीवारों से टकराती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन चट्टानों को तोड़ देगी और उसके पीछे उसके दोस्त मिलेंगे। तभी कहानी कुछ साल पीछे जाती है। एक खुशमिजाज लुटेरों की टोली रंबर पायरेट्स म्यूजिक बजाते हुए रिवर्स माउंटेन पार करके यहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ एक नन्हा सा बेबी वेल भी था, लबून। लबून वेस्ट ब्लू से उनका पीछा कर रहा था क्योंकि उसे उनका गाना बहुत पसंद था। क्रोकस ने उसके कैप्टन को समझाया था कि ग्रैंड लाइन छोटे से लबून के लिए बहुत खतरनाक है, वहाँ के मॉन्स्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब उनका कैप्टन एक मुश्किल फैसला लेता है। उन्होंने लबून को वही क्रोकस के पास छोड़ दिया और एक वादा किया, हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तब तक हमारा इंतजार करना। लबून ने उनकी बात मान ली, लेकिन साल गुजरते गए। 10 साल, 20 साल और अब 50 साल हो चुके हैं। वो टोली कभी वापस नहीं आई। लबून को लगता है कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं या दीवार के उस पार उसका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वो हर रोज उस पत्थर की चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सच तो यही है कि ग्रैंड लाइन ने उन लुटेरों को कब का खत्म कर दिया। क्रोकस उसे बेहोशी का डोज देता है, लेकिन अब लबून के शरीर को उसकी आदत हो चुकी है और धीरे धीरे उसकी दवाई बेअसर हो रही थी। वहीं पर गोइंग मैरी पर जोरो की नज़र उन 2 अजनबियों पर पड़ती है जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। जोरो उनके चेहरे और नंबर्स के सिस्टम से समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें जोरो ने पहले भी धूल चटाई थी। वो बताते हैं कि मैंने मिस्टर 7 को ख़त्म किया और तुम शायद मिस्टर 9 हो। और वो यहाँ पर ये भी बोल देता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा शायद मेरे ही हाथों लिखा है। इधर मरीन बेस पर गार्ड कैप्टन स्मोकर को एक बड़ी रिपोर्ट देता है। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की नींव हिलाना चाहती है। इनका लीडर है मिस्टर 0 और उसके एजेंट मिस्टर 3, मिस्टर 7, मिस वैलेंटाइन हर जगह फैले हुए हैं। गार्ड स्मोकर को ग्रैंड लाइन जाने की इजाज़त तो दे देता है, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें इन एजेंट्स को पकड़कर इनके लीडर तक पहुंचना होगा। इधर अचानक लबून को होश आ जाता है और पूरी शिप हिलने लगती है। उसोप जो गोइंग मैरी को ठीक कर रहा था वो भी रस्सी से लटक जाता है और गिरने वाला होता है और उसके नीचे पानी नहीं बल्कि गला देने वाला एसिड था। सब कोशिश करते हैं लेकिन उसोप का हाथ छूटने वाला था। तभी एक शॉकिंग चीज होती है। मिस वेडनेसडे जो कि एक दुश्मन थी, उसोप का हाथ पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। दुश्मन की ये इंसानियत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाहर लूफी लबून को दीवार पर सर टकराते हुए देखकर परेशान हो जाता है। वो लबून पर हमला करता है, लेकिन ये हमला उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसका ध्यान भटकाने के लिए था। लूफी समझ जाता है कि लबून को दवा की नहीं बल्कि दोस्त की जरूरत है। तभी लूफी वो आइकॉनिक लुटेरों का गाना गाना शुरू कर देता है, चलो साथियों चले। ये वही धुन थी जो 50 साल पहले लबून के पुराने दोस्त बजाते थे। जैसे ही लबून ये गीत सुनता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे अपना पुराने दिन याद आ जाते हैं। लूफी का गीत सुनकर लबून शांत हो जाता है। लूफी उसे समझाता है कि दोस्ती का मतलब इंतजार में खुद को तकलीफ देना नहीं होता। लबून को पहली बार किसी ने इतनी गहराई से समझाया था। वो अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है और उनकी गोइंग मैरी शिप को वापस बाहर निकाल देता है। क्रोकस ये देखकर दंग रह जाता है क्योंकि एक लड़के ने वो कर दिखाया जो वो बरसों से नहीं कर पाया। इधर मरीन बेस पर कोबी और हेलमेपो की दोस्ती गहरी हो रही थी। तभी वहाँ तशीगी आती है। कोबी उसे एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, हम मरीन में इसलिए शामिल नहीं हुए ताकि बस लोगों के ऑर्डर फॉलो करते रहे, बल्कि इसलिए बने ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। ये सुनकर तशीगी के दिमाग में एक नई आग लग जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे एक फॉलोअर नहीं बल्कि एक योद्धा बनना है। इधर शिप ठीक हो चुकी है और उसोप ने क्रोकस का दरवाजा भी ठीक कर दिया है जो लूफी ने तोड़ दिया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रैंड लाइन में ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड इतनी अजीब है कि नॉर्मल कंपास काम ही नहीं करता। तब क्रोकस उन्हें ग्रैंड लाइन की सबसे जरूरी चीज देता है, लॉक पोस्ट। ये एक ऐसी घड़ी है जो ग्रैंड लाइन के आइलैंड के बीच का रास्ता दिखाती है। जाते जाते लूफी एक बहुत इमोशनल काम करता है। वो पेंटिंग का डब्बा उठाता है और लबून के सर पर अपनी टोली का जोली लोजर पेंट कर देता है। वो लबून से वादा करता है, ये हमारी दोस्ती का निशान है, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम अपना सर दीवार पर नहीं पटकोगे वरना ये निशान मिट जाएगा। लबून अब खुश है, उसके पास अब जीने की एक नई वजह भी है और एक नया दोस्त भी।
वहीं दूसरी तरफ कैप्टन स्मोकर ग्रैंड लाइन जाने के लिए निकलने वाला है। वो तशीगी से कहता है, मैं जरा कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और तब तक तुम मेरे पीछे आइलैंड का ध्यान रखोगी। लेकिन तशीगी कहाँ मानने वाली थी, वो जबान लड़ाती है। वो बोलती है, मुझे भी ग्रैंड लाइन जाना है। मेरा सपना है कि मैं उन सभी क्रिमिनल से वो लीजेंडरी तलवारें वापस लूँ जो उन्होंने गलत तरीकों से रखी है। स्मोकर पहले उसे देखता है, फिर सोचता है और फिर हाँ बोल देता है। स्ट्रॉ हैट की टोली अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। नामी अपने नए लॉकपोस्ट से रास्ता चेक करती है और अनाउंस करती है, गाइस, हम ग्रैंड लाइन के पहले आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। एडवेंचर तो बस अभी शुरू हुआ है और यहीं पर इसका सेकंड एपिसोड भी खत्म होता है। अब इसके तीसरे एपिसोड की शुरुआत से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसा मज़ेदार कंटेंट आता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आप उसे मिस करो, तो बिना किसी का इंतज़ार करे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसके तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है जोरो के साथ, जो शिप पर पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि मिहोक फिर से उसे बेइज्जत कर रहा है। जोरो अपनी नई टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके ख्यालों में भी मिहोक उसे धूल चटा देता है। वहीं दूसरी तरफ उसोप मछलियां पकड़ रहा था। उसे लगता है कि कोई बड़ी सी मछली उसके कांटे में फंस गई है, लेकिन वो तो एक छोटा सा झींगा निकलता है। तभी नामी शिप के अंदर आती है, पूरी भीगी हुई, और कहती है, दोस्तों, ग्रैंड लाइन के मौसम का कोई अंदाजा नहीं है। एक पल में धूप, अगले ही पल में बारिश और अचानक स्नोफॉल। अब सांजी और उसोप बर्फ को देखकर बच्चों की तरह स्नोमैन बनाने के लिए निकल जाते हैं। शिप के कैबिन में जोरो और सांजी की हमेशा वाली नोकझोंक चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हर बात पर चैलेंज करते हैं, लेकिन इसी बीच बना हुआ मिस्टर नाइन जोरो को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो उसे सिर्फ एक लाइन में चुप कर देता है, तू तो बावर्ची से हार गया, तो तू मुझे क्या हराएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब लूफी अपनी मासूमियत में आकर मिस वेडनेसडे को आज़ाद कर देता है। बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूफी को लगता है कि ये लड़की उनके लिए खतरा नहीं है। तभी हमारी टोली पहुंच जाती है ग्रैंड लाइन के पहले आइलैंड पर, जिसका नाम विस्की पीक है। जैसे ही ये लोग आइलैंड के पास पहुंचते हैं, मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन मौका देखकर वहां से भाग निकलते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने स्ट्रॉ हैट को उल्लू बना दिया, लेकिन टोली ये सोचकर खुश हो जाती है कि चलो इन नमूनों से हमने छुटकारा पा लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये लोग आइलैंड पर कदम रखते हैं, माहौल अजीब होने लगता है। लोग उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। अभी तक तो लोग सिर्फ घूर ही रहे थे, लेकिन अचानक पूरा शहर उनके लिए चिल्लाने लगता है। स्ट्रॉ हैट की टोली के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं था। तभी वहां एंट्री होती है शहर के मेयर इग्रम की। जब वो पूछता है कि क्या ये लोग लुटेरे हैं, तो लूफी हमेशा की तरह बिना डरे हाँ बोल देता है, लेकिन गुस्सा होने के बजाय इग्रम लूफी को गले लगा लेता है। इग्रम का ये मानना है कि विस्की पीक ग्रैंड लाइन का पहला आइलैंड है, इसीलिए वो लोग लुटेरों से लड़ने के बजाय उनका स्वागत करते हैं, ताकि लुटेरे उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके, और उन लुटेरों की एडवेंचर की कहानियां सुनते हैं। और वैसे भी लोकोस को नेक्स्ट आइलैंड की डायरेक्शन सेट करने के लिए पूरी रात लगेगी, तो इग्रम उन्हें दावत का ऑफर दे देता है। अब लूफी और उसकी टीम फ्री का खाना सुनते ही पिघल जाते हैं। तो रात को पार्टी शुरू हो जाती है और सब अपने मजे में खो जाते हैं। लूफी वो तो बस खाओ और सो जाओ मूड में चला जाता है। उसे जितना मिल रहा था वो सब साफ कर रहा था। इधर उसोप, हमारा फेको कैप्टन, वो इन लोगों को अपनी झूठी और मसाले मिर्च वाली कहानियां सुनाना शुरू कर रहा था, और लोग बाग उसे किसी हीरो की तरह देख रहे थे। और सांजी वहाँ की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर दिखा रहा था। इधर नामी ने एक ड्रिंक चैलेंज रखा था एक नन, मतलब चर्च की लेडी के साथ, और शर्त में लग चुका है ढेर सारा पैसा। जो ज्यादा ड्रिंक पिएगा उसे मिलेंगे बहुत सारे बेरीज, मतलब पैसे। और लास्ट हमारा जोरो, वो तो बस फ्री की दारू पीकर एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी एक आंख सब पर नजर रख रही थी। इसी बीच मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन भी उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो लोग पार्टी में शामिल नहीं होते, बल्कि अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर नामी अपना ड्रिंकिंग चैलेंज जीत जाती है और उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। अब वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर वॉक पर निकलती है। सब मजे में है, सब हंस रहे हैं, लेकिन क्या ग्रैंड लाइन सच में इतना आसान है, इतना ही मजेदार है? पार्टी अपनी पीक पर है। तभी दो जुड़वा बहन सांजी के पास आती है और उसे ऊपर रूम में इनवाइट करती है।
सांजी उनके साथ जाने के लिए तैयार है और वो उसोप को भी घसीट कर ले जाता है ऊपर रूम में, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लूफी बेकरी में बैठा होता है, वो फ्री का खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर मेयर इग्राम आता है और उससे पूछता है, इतनी कम उम्र में तुम पर इतना बड़ा इनाम कैसे लग गया। लूफी अपनी कहानियां सुनाता है। तभी इग्राम एक अजीब सी बात बोलता है, हर किसी पर भरोसा नहीं करते लूफी। तभी अचानक वहाँ पर मिस वेनिसडे आ जाती है और इग्राम का असली चेहरा सबके सामने आता है। वो कोई मेयर नहीं बल्कि बरूक वर्क्स का एजेंट है। उसका नाम है मिस्टर 8। वो एक अजीब सा म्यूजिक बजाता है और मिस वेनिसडे अपने डांस से लूफी के दिमाग पर अटैक करती है, जिससे हमारा कैप्टन वही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर नामी को पहले से ही कुछ गड़बड़ फील होती है। वो शहर के पिछले हिस्से में पहुंचती है, जहां पर उसे एक भयानक नज़ारा देखने को मिलता है, ढेर सारी लुटेरों की लाशें। विस्की पीक का असली चेहरा ये है, ये लोग लुटेरों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, दावत देते हैं और जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें मार कर उनका सारा इनाम हड़प लेते हैं। इस आइलैंड का पहाड़ असलियत में एक बड़ा कब्रिस्तान है। नामी वहाँ एक एजेंट को धूल चटा देती है, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इन दुश्मनों ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने रोरो नोवा जोरो को हल्के में ले लिया। जोरो को दो लोग घेर लेते हैं, ये सोचकर कि वो नशे में है, उसे आराम से मारा जा सकता है। लेकिन जोरो तो जैसे इसी चीज का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर नामी आ जाती है और ये दोनों प्लान बनाते हैं। नामी लूफी को बचाने जाएगी और जोरो सांजी और उसोप को बचाएगा। इधर जोरो वही बार में वापस आता है जहां पूरा शहर उनके खिलाफ खड़ा है। अब शुरू होने वाली है एक खतरनाक फाइट। अब जोरो कितने लोगों को मारेगा वो काउंट करना शुरू कर दो, क्योंकि आज जोरो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मिस्टर 9 सबके सामने अनाउंस करता है कि जोरो वही इंसान है जिसने हमारे मिस्टर 7 को मारा था। वो सबको लालच देता है कि जो भी जोरो को खत्म करेगा वो बरूक वर्क्स का एजेंट बन जाएगा। अब जोरो लोगों को काटना शुरू कर देता है, एक के बाद एक दुश्मन को मक्खन की तरह काटता जाता है। 50, 60 और देखते ही देखते जोरो 70 का आंकड़ा पार कर देता है। लेकिन फाइट में असली मजा तब आता है जब जोरो का सामना एक भारी भरकम पहलवान से होता है और वो पहलवान जोरो को दीवार के आर पार फेंक देता है। वही जोरो देखता है कि उन दो जुड़वा बहनों ने सांजी और उसोप को बांध कर रखा था। जोरो उन दोनों को धूल चटाता है और अपने दोस्तों को एक छोटा सा चाकू दे देता है और कहता है कि जल्द से जल्द जहाज को तैयार करो। जोरो फिर उस पहलवान से लड़ता है और एक दिमागी चाल चलता है। वो रस्सियों को काट कर उस पहलवान को नीचे गिर देता है, जिससे वो गिरकर मर जाता है। मिस्टर 9 ये देखकर इतना डर गया कि वो वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी को भी अब होश आ चुका था। उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उसने इन लोगों को दोस्त समझा, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। लूफी उनका पीछा करता है। मिस वेनिसडे और मिस्टर 8 अपनी छोटी सी टुकटुकी पे बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी अपने गम की पावर से उन्हें बीच में ही पकड़ लेता है और पटक देता है। तभी वहां नामी पहुंच जाती है। मिस वेनिसडे और मिस्टर 8 की हालत खराब हो जाती है। वो लूफी को समझाने की कोशिश करते हैं, हमें तुम्हारा जहाज चाहिए, हमें उसकी जरूरत है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो डर लूफी से नहीं बल्कि शायद किसी और चीज का था। जोरो ने 99 लोगों को मार दिया था, लेकिन क्या ये बरूक वर्क की असली ताकत है और मिस वेनिसडे को अचानक शिप की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई, ये सब तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अब एंट्री होती है बरूक वर्क के असली खतरों की, मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन। और ये दोनों वही है जो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखे थे। इन दोनों की पावर बाकी सबसे कई गुना ज्यादा है। मिस्टर 5 के पास बोमू बोमू फ्रूट की पावर है, जिससे वो अपने शरीर की किसी भी चीज को बॉम्ब बना सकता है। वही मिस वैलेंटाइन अपने किलो फ्रूट की ताकत से अपना वजन 1 किलो से 10,000 किलो तक बढ़ा सकती है। मिस्टर 5 अनाउंसमेंट करता है कि उन्हें पता चल गया है कि उनके ग्रुप में कोई जासूस छुपा है। वो सीधा मिस वेनिसडे और मिस्टर 8 पर धमाका करता है। टोली और ये दोनों एजेंट किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन ये दोनों शिकारी थे और अब ये शिकार बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जोरो का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मिस्टर 9 अपने ढेर सारे गुंडों के साथ जोरो को घेर लेता है, लेकिन जोरो अपनी 3 तलवार निकालता है और उन्हें हराना शुरू कर देता है। मिस मंडे, वही नन जिसने नामी से ड्रिंक चैलेंज किया था, जोरो को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से रोकने की कोशिश करती है। वो जोरो को पंचिंग बैग की तरह पीटती है, लेकिन जोरो हार नहीं मानता।
जोरो एक दिमागी चाल चलता है, मिस्टर नाइन के मेटल बैट का यूज करता है और मिस मंडे को धूल चटा देता है। और तभी वही गुंडा वापस आता है जिसे नामी ने मारा था। जोरो उसे खत्म कर देता है और अब तक जोरो ने अकेले 100 से ज्यादा गुंडों को पेल दिया था। इधर हालत बिगड़ रही थी। इग्रम बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके शरीर में एक लकड़ी का टुकड़ा आर पार हो गया था। वो लूफी और नामी के सामने एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि मिस वेनिसडे कोई डाकू नहीं बल्कि एलाबास्ता किंगडम की प्रिंसेस वीवी है। वो दोनों बरूक वर्क्स में इसलिए शामिल हुए थे ताकि इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के असली लीडर मतलब मिस्टर जीरो का पता लगा सके और अपने देश को बचा सके। इग्रम लूफी से गुजारिश करता है कि वो उनकी प्रिंसेस मतलब वीवी को बचा ले और उन्हें एलाबास्ता पहुंचाए। लूफी जो दोस्ती और इंसानियत के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या वो इस खतरनाक मिशन को कबूल करेगा? क्योंकि अब की बार उनका दुश्मन कोई आम लुटेरा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल मिस्टर जीरो है। नामी हमेशा की तरह दिमाग से काम करती है और लूफी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी वो वही करता है जो उसका दिल कहता है। वो वीवी की हिफाजत का वादा कर लेता है। जैसे ही मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन हमला करते हैं, इग्रम उन्हें रोकने के लिए खड़ा हो जाता है और यहीं पर हम देखते हैं वन पीस का एक और अजीब और कूल वेपन। इग्रम की टाई खींचते ही उसके बालों में छुपी हुई गन निकल आती है। वो गोलियों की बारिश कर देता है ताकि लूफी और उसकी टोली को भागने का मौका मिल सके। लूफी और उसकी टोली शिप तक पहुंच जाती है, लेकिन दुखी की बात यह होती है कि मिस वैलेंटाइन और मिस्टर फाइव मिलकर इग्रम को एक भयानक धमाके में उड़ा देते हैं। वीवी ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है और नामी उसे संभालती है। अगली सुबह जब दुश्मन शहर में घूमते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पूरे रास्ते पर लाशें ही लाशें हैं। मिस्टर फाइव को समझ आता है कि जोरो कोई आम पायरेट नहीं है। उसने अकेले ने 100 से ज्यादा लोगों को ढेर कर दिया। तभी उन्हें मिस्टर नाइन मिलता है जो अभी भी जिंदा है। मिस्टर फाइव उसे ऑर्डर देता है कि वो वीवी को जल्द से जल्द ढूंढे और उसे खत्म कर दे, लेकिन मिस्टर नाइन दोस्ती निभाता है क्योंकि मिस्टर नाइन और मिस वैलेंटाइन काफी टाइम से साथ है और इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है और इसीलिए वो मना कर देता है। लेकिन अफसोस मिस वैलेंटाइन उसे मार देती है। इधर शिप पर वीवी अपना दुख बुलाकर एक नए रूप में सामने आती है। वो अपना रुमाल सर पर बांधती है और अपने बारे में बताती है, मैं हूँ वीवी, प्रिंसेस ऑफ एलाबास्ता। वो बताती है कि बरूक वर्क्स उनके देश के लिए खतरा बन चुके हैं और उसे ये सारी जानकारी अपने पिता किंग कोबरा तक हर हाल में पहुंचानी है। सब तैयार थे अपने नए सफर के लिए, लेकिन तभी अचानक हवा में फूल गिरने लगते हैं। सब हैरान रह जाते हैं और तभी शिप पर एंट्री होती है एक ऐसी औरत की जिसे देखकर वीवी के पसीने छूट जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बरूक वर्क्स की वाइस प्रेसिडेंट निको रोबिन है और यही वो औरत है जिसने मिस्टर जीरो को देखा हुआ है। अब रोबिन उनकी शिप पर अकेली बैठी है और उन्हें मुस्कुराकर देख रही है। अब क्या रोबिन और लूफी की यहाँ पर फाइट होगी? क्या लूफी रोबिन को हरा पाएगा या रोबिन इन सबको मार देगी? यहीं पर इसका तीसरा एपिसोड खत्म होता है। मैंने इस वीडियो में वन पीस लाइव एक्शन के 3 एपिसोड को कवर किया। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी कोशिश होगी वीडियो को जल्दी लाने की, तो कमेंट करने में कोई आलकस मत करना। अब जरा सोचो, एक रास्ता जो आपको एक अजीब से गांव में ले जाए और वहां से आने का कोई रास्ता ना हो और रात होते ही वहां आ जाते हैं खतरनाक मॉन्स्टर जो इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। आज तक कोई भी उस गांव से जिंदा वापस नहीं आया। अब एक छोटी सी फैमिली उस गांव में फंस जाती है। अब आगे उस फैमिली के साथ क्या होता है? क्या वो पूरी जिंदगी उसी गांव में बिताएगी या फिर पहली ही रात में मॉन्स्टर उस फैमिली को मार देंगे? ये सब जानना है तो जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक करो, वीडियो का मजा लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।